नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस मेरे लेक्चर सीरीज में। आइए आज बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन से तात्पर्य है कि एक गोलाकार नुमा मेज और उसके चारों तरफ प्रतिनिधि बैठेंगे और सम्मेलन करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? गोलमेज सम्मेलन। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन था, ये गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन करने के पीछे का परिदृश्य ये था कि साइमन कमीशन जो भारत आया था, जिसने भारत में संवैधानिक विकास की समीक्षा की थी, उसने अपनी सिफारिश से ब्रिटिश हुकूमत को सौंपी थी। अब उस सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को ब्रिटेन बुलाया गया था और ब्रिटेन बुलाने के बाद जब सम्मेलन हुआ तो एक गोलाकार नुमा मेज पे इन्हें बैठाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे और इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। 1930 के बाद क्रमशः हम याद रख सकते हैं 1930, 31 और 32। अब आते हैं कि जब ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो ब्रिटेन की कमान किसके पास थी और भारत से कौन कौन से प्रतिनिधि वहां पे अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे यानी पीएम थे रैमजे मैकडोनल्ड, और उस समय जो वहां के राजा थे वो थे सम्राट जॉर्ज पंचम। कुल प्रतिनिधियों जिन लोगों ने इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था वो कुल प्रतिनिधि थे 89। अब कौन कौन से प्रमुख प्रतिनिधि थे और उन्होंने किन समुदाय विशेष का या समाज विशेष का या वर्ग विशेष का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, उसके बारे में एक नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने फार्मर्स लीग का प्रतिनिधित्व किया था। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, माफ करिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। सोहन सिंह वखाना जिन्होंने सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। तेज बहादुर सप्रू जिन्होंने नौजवान युवाओं का प्रतिनिधित्व किया था, जो उस समय एक युवा नेता थे। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। मतलब ये है कि ये लोग इस समुदाय का वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब इस समुदाय की जो समस्याएं थी उनके ये नेता यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में उठाने के लिए गए हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ। इस सम्मेलन में जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि लाहौर अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया था कि गोलमेज सम्मेलन से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम हिस्सा नहीं लेंगे। और गांधी जी उस समय अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस गई नहीं थी और सिर्फ कांग्रेस के बिना ही यह सम्मेलन संपन्न हुआ और इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस भारत थी और भारत कांग्रेस थी, क्योंकि जो कांग्रेस था वो भारत के बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करता था। अब क्या हुआ कि जैसे ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ और इसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो अलग अलग वक्ताओं ने इस पे अपनी टिप्पणियां की। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये बिना दूल्हे की बारात थी, मतलब हम बारात जाते हैं तो बिना दूल्हे का बारात जाए तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। वैसे ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना दूल्हे की बारात की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। अब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल असफल रहा तो ब्रिटिश हुकूमत ने जो यहाँ के वर्तमान गवर्नर थे लॉर्ड इरविन को कहा कि आप गांधी जी से बात करिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझिए और गांधी जी को तैयार करिए ताकि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन आए। अब यहाँ पे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। इरविन उनकी मांगों को मान नहीं रहे थे। फिर इन दोनों के बीच एक समझौता होता है 4 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन के बीच जब ये समझौता होता है और उसमें इरविन ये कहते हैं कि देखिए गांधी बाबा, हम आपकी जो डिमांड्स हैं, जो मांग हैं, उस मांगों पे विचार करेंगे। आप पहले जाइए गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेके आइए, आपका जो टैलेंट है ना
वो हमारे राजा देखना चाहते हैं। तो इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। 4 मार्च को गांधी जी ने 1931 को गांधी जी ने अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया, और इस समझौता को एक अलग नाम से और जाना जाता है। ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता के बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है सितंबर और नवंबर के बीच 1931 में, अब 1900 तो इसमें भाग लेने के लिए गांधी जी ब्रिटेन जाते हैं। अब जब वहां पे गोलमेज सम्मेलन होता है, उस बीच में जो अम्बेडकर रहते हैं वो पिछड़े वर्ग के लिए जो सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग करते हैं, और इस मांग को लेकर आपसी मतभेद उभर जाते हैं, और बाद में गांधी जी इस सम्मेलन को छोड़ के वापस चले आते हैं। और जो प्रतिनिधि रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड रहते हैं उनके ऊपर ये छोड़ देते हैं कि आप ही ये जो मतभेद है इसको निपटाइए। तो वो क्या करते हैं कि जो पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देते हैं। जो डिमांड रहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसको पूरा करने के लिए घोषणा कर देते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो जाती है, या इसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। गांधी जी भारत आ गए, खाली हाथ भारत आए, और सभी लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत आ जाते हैं। उसके बाद गांधी जी जब भारत आते हैं तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। जो सांप्रदायिक पंचायत होता है जिसमें भारतीयों को आपस में ही फूट डालने का एक और प्रयास कहा जाता है। 26 सितंबर 1931 को गांधी जी क्या करते हैं, इसके पीछे का भी परिदृश्य समझ लीजिए। पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट के पीछे भी या पूना समझौता होता है, उसके पीछे का यरवदा जेल में गांधी जी रहते हैं। 20 सितंबर को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं पूना सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ। अब गांधी जी कहते हैं कि हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अब इस सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत 71 सीट यानी 71 सीटें जो होती हैं वो मिलती हैं पिछड़े वर्ग को या दलित सोसाइटी को। अब क्या होता है कि 26 सितंबर 1931 को पूना पैक्ट होता है। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं तो एक पूना पैक्ट होता है, उसके तहत क्या किया जाता है कि ये जो 71 सीटें होती हैं इसको बढ़ा दिया जाता है। किसी किसी बुक में 147 मिलेगा और किसी किसी बुक में 148 मिलेगा, लेकिन जो सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड थी उसको समाप्त करके 147 से 148 सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। किसके लिए? दलित बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए। तो ये होता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट में क्या होता है कि जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई रहती है उसको समाप्त करके आरक्षित सीटों पर इसको निपटा लिया जाता है। अगला आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932 में होता है। अब ये जो सम्मेलन होता है, जो अंतिम सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात करते हैं। कुल कितने प्रतिनिधि थे? 89 प्रतिनिधि थे। प्रथम जो अधिवेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 88 प्रतिनिधियों ने। सभी प्रतिनिधियों ने किस में हिस्सा लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अब सभी प्रतिनिधियों मतलब जो 89 के 89 प्रतिनिधियों ने किस सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो वो होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने किस में हिस्सा लिया? तो मात्र एक, वो भी द्वितीय में। सभी तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने हिस्सा लिया? ज्यादातर सवाल बी.आर. अम्बेडकर से पूछे जाते हैं। उसमें तेज बहादुर सप्रू भी थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक थे, लेकिन प्रमुखता से इनके बारे में पूछा जाता है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू। गांधी जी ने किसमें लिया? पहले में, माफ करिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस ने पहले और अंतिम वाला यानी प्रथम और तृतीय अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये था गोलमेज सम्मेलन जिसके बारे में अपन ने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।